हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ए आर फार्मा। तो आज हम बात करने वाले हैं 2 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एनालिसिस बी फॉर्म 7 सेम के। तो इसमें हमारे क्या है, एनालिसिस को हम यूनिट वाइज कवर करेंगे। तो सबसे पहले यूनिट बन के कुछ हम 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है, राइट डाउन दी रेंजेस ऑफ डिफरेंट रेज। जो हमारी डिफरेंट रेज होती हैं उनकी हमारी रेंजेस के बारे में हमें क्या करना है, बताना है। तो सिंपली इसमें कुछ नहीं करना है, हमें डिफरेंट रेज के एक साइड नाम लिखना है और एक साइड उनकी रेंज को नोट आउट कर देना है। तो जैसे हमारा गामा रेज होता है, इसकी हमारी जो रेंज होती है वो लेस देन 0.001 नैनोमीटर, एक्स रेज 0.01 से लेकर 10 नैनोमीटर, यूवी रेज 200 से लेकर 400 नैनोमीटर, विजिबल लाइट 400 से 800 नैनोमीटर, इंफ्रारेड 0.8 से लेकर 200 माइक्रोमीटर, माइक्रोवेव्स हमारी 0.01 से लेके 1 मीटर, एंड लास्ट हमारी रेडियो वेव्स होती हैं, जो होती है हमारी कितना 1 से लेके 10⁻7 मीटर तक। तो हमारी जो यूवी रेज होती है और विजिबल लाइट रेज होती है, ये हमारी क्या होती है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी यूज होती हैं। तो आपको ये तो पता होगा ही, और बाकी आपको इसकी पूरी लिस्ट याद कर लेनी है। अब बात तो इसका दूसरा क्वेश्चन आता है, वो है हमारा डिफाइन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसमें हमें क्या करना है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन देना है। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझने से पहले आप ये समझिए कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारा दो शब्द से मिलकर बना, यूवी विजिबल एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यूवी विजिबल का मतलब होता है हमारा विद द हेल्प ऑफ यूवी विजिबल लाइट। हमारा क्या होता है, इसमें यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूवी विजिबल लाइट का हेल्प करते हैं। और स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब होता है हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना और क्वालिटेटिव एनालिसिस करना। लेकिन हमारा जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, ये हमारा मेनली क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए क्या होता है, हमारा यूज होता है। क्वालिटेटिव भी होता है पर इतना ज़्यादा इसमें पॉपुलर नहीं है। तो इसमें हमारा क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ यूवी विजिबल लाइट हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, वही हमारी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। तो आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ द स्पेक्ट्रोस्कोपी विच इज यूज फॉर द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। किसके, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एनी सैंपल बाय यूजिंग द यूवी एंड विजिबल लाइट। तो यूवी और विजिबल लाइट की हेल्प से हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना ही क्या कहलाता है, हमारा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो द प्रिंसिपल इज बेस्ड अपॉन द एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट के प्रिंसिपल पे क्या होता है, इसका हमारा प्रिंसिपल बेस्ड होता है। अब बात करते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन की। तो जो हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है उसमें हमारा क्या आ जाता है, डिफाइन बियर लैम्बर्ट लॉ। वैसे तो बियर का लॉ अलग है और हमारे लैम्बर्ट का लॉ अलग है, कभी कभी ये कंबाइन में आ जाता है, तो इसकी कंबाइन में ही हमें डेफिनेशन लिखनी पड़ती है। तो बियर लैम्बर्ट लॉ क्या होता है हमारा, आप पहले उससे पहले ये समझिए, जब ये कोई भी लाइट सोर्स है, जो हमारी लाइट जाती है, इसे हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट लाइट, और इसे हम क्या किससे, आई नोट से डिनोट करते हैं। और ये जो हमारा सैंपल है, ये सैंपल जिसमें हमारा रखा जाता है, इसके अंदर जो सैंपल भरा हुआ है ये, और इसकी जो पाथ लेंथ है, मतलब जितनी इसकी पाथ लेंथ है, जितने में से ये लाइट हमारी होके जाएगी, वो होता है। और बाकी बची हुई लाइट को हम क्या कहते हैं, आई कहते हैं, जिसे हम ट्रांसमिटेंस लाइट भी कहते हैं। तो इसी से रिलेटेड हमारा क्या दिया था, बियर और लैम्बर्ट ने एक लॉ दिया था, उसी को इधर हमारा डिफाइन करने के लिए ये बता रहा है। तो लाइट एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पाथ लेंथ। मतलब पाथ लेंथ का मतलब कितने में हमारा सैंपल भरा हुआ है, हमारा सैंपल जितने में भरा हुआ है उसी को हम क्या कहते हैं, उसकी पाथ लेंथ कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग है हमारा, लाइट एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पाथ लेंथ एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा उतनी ही ज़्यादा हमारी क्या होगी, लाइट एब्जॉर्ब होगी। तो लाइट एब्जॉर्प्शन हमारी दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, पाथ लेंथ पे, पाथ लेंथ बढ़ेगा हमारे लाइट का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। जैसे ही हमारी लाइट का एब्जॉर्प्शन इससे भी बढ़ जाएगा और हमारी कॉन्सेंट्रेशन से भी बढ़ जाएगा। जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा उतनी ही हमारी कम लाइट ट्रांसमिटेड होगी, ट्रांसमिटेड लाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। तो इसीलिए ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन, जो हमारा एक कांस्टेंट होता है, एल यानी कि पाथ लेंथ, और सी मीन्स होता है हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो यही था हमारा बियर लैम्बर्ट लॉ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हमारी काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है और इस बार भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक एंड ट्रांजिशन, तो ये हमारे दो शब्दों से मिलकर बना है। इलेक्ट्रॉनिक का मीन्स हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन हो गया, और ट्रांजिशन का मीन्स होता है हमारा कोई भी चेंज। अब इलेक्ट्रॉन में चेंज होना, अब इलेक्ट्रॉन में किस तरह का चेंज हो सकता है, जब कोई भी हमारा इलेक्ट्रॉन, लाइक ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन है, जब ये हमारा लाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो ये हमारे ये ग्राउंड स्टेट से हमारा क्या करता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। और यही हमारे
एक्साइटेड स्टेट में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने का जो ट्रांजिशन होता है, इसी को इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, इसी को हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कह देते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द एब्जॉर्प्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, कॉजेज इलेक्ट्रॉन्स टू बी एक्साइटेड, वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देती है, एक्साइटेड कर देती है, विच रिजल्ट इन द प्रमोशन, जो हमारे उसके प्रमोशन में काम आता है, फ्रॉम अ बॉन्डिंग या फिर नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल टू एन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। कोई भी बॉन्डिंग या नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल से वो हमारा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में पहुंच जाता है। या फिर अगर आपको ये वाली डेफिनेशन नहीं लिखनी है तो ये नीचे वाली बहुत ईजी है और ये हमारी बहुत सटीक डेफिनेशन है कि ड्यू टू दी एनर्जी एब्जॉर्बेंस इलेक्ट्रॉन्स अंडरगोज ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। एनर्जी एब्जॉर्बेंस की वजह से क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाता है। इट इज नोन एज द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक का ट्रांजिशन हुआ तो इसी को हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। सॉरी, इधर इलेक्ट्रॉनिक होगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो आप इसके नीचे ये बना सकते हैं कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन है जिसने लाइट को एब्जॉर्ब किया और लाइट को एब्जॉर्ब करके यहाँ से क्या चला गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। तो इसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो है हमारा डिफाइन क्रोमोफोर्स। और क्रोमोफोर्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में से एक डेफिनेशन आपको 2 मार्क्स में देखने को मिल सकती है। अब क्रोमोफोर्स को आप समझने से पहले ये देखिए, ये हमारा क्रोमोफोर्स देखिए, ये आपको कैसा लग रहा है, ब्लू, और ये आपको कैसे लग रहा है, ब्लैक। तो ये आपको ब्लू क्यों दिख रहा है और ये आपको ब्लैक क्यों दिख रहा है, तो इसके पीछे का जो रीज़न है वो है हमारा क्रोमोफोर। तो क्रोमोफोर हमारे क्या होते हैं, वो कंपाउंड होते हैं जो हमारे किसी भी कंपाउंड में, जो हमारा एक कंपाउंड है उसमें हमारे कलर को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो भाई हमारे कहलाते हैं क्रोमोफोर। मतलब ये ब्लू दिख रहा है तो क्रोमोफोर की वजह से, अगर इससे हम क्रोमोफोर निकाल लें तो ये क्या होगा, हमारा कलरलेस हो जाएगा। तो इसी को हम क्रोमोफोर कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन होती है हमारी, क्रोमोफोर आर दी मॉलिक्यूल और दी पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, या तो कोई मॉलिक्यूल होगा या फिर उसका कोई भी एक पार्ट हो सकता है, दैट एब्जॉर्ब लाइट, जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर दी प्रोड्यूसिंग द कलर टू द कंपाउंड। कंपाउंड में कलर को प्रोड्यूस करने के लिए क्या होता है, हमारा ये रिस्पॉन्सिबल होता है। आप या फिर इसकी सिंपल डेफिनेशन ये भी लिख सकते हो कि क्रोमोफोर आर दी कंपाउंड दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द कलर इन अ कंपाउंड। इसका एग्जाम्पल होता है कोई भी एस्टर या फिर नाइट्राइल्स ग्रुप्स। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारा व्हाट इज द ऑक्साक्रोम। तो क्रोमोफोर्स के बाद नेक्स्ट है ऑक्साक्रोम। इनमें ज़्यादा फर्क नहीं है, तो आप इसी से समझ लीजिए कि ऑक्साक्रोम क्या होते हैं। तो आपको ये भी ब्लू दिख रहा होगा, ये भी ब्लू दिख रहा होगा, पर ये हमारा डार्क ब्लू है और ये हमारा क्या है, हल्का ब्लू है थोड़ा। तो ये हमारा डार्क क्यों है और ये हमारा हल्का क्यों है, इसके पीछे का जो रीज़न होता है उसी को हम क्या कह देते हैं, ऑक्साक्रोम। तो ऑक्साक्रोम हमारे क्या होते हैं, जो हमारे लाइट तो प्रोड्यूस नहीं करेंगे भाई, कि कलर तो प्रोड्यूस नहीं करेंगे कि इसको हमारा ब्लू कर दिया, ऐसा नहीं है, लेकिन वो इसकी इंटेंसिटी को क्या करते हैं, हमारे इंक्रीज करते हैं। इसको हम किस तरह से बता सकते हैं, तो इट इज अ ग्रुप ऑफ द एटम्स विच आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द कलर, जो हमारे कलर को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, बट इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ कलर, कलर की इंटेंसिटी को बढ़ा देंगे, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोफोर। क्रोमोफोर प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज इनका हमारा कोई भी रोल नहीं है। तो इसके एग्जांपल होते हैं हमारे, जैसे OH ग्रुप होता है, OR ग्रुप होता है, NH2 ग्रुप, अमाइन ग्रुप होते हैं, ये इसके एग्जांपल हो जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो आता है हमारा क्या, व्हाट डू यू मीन बाय द बैथोक्रोमिक शिफ्ट। तो हम बैथोक्रोमिक शिफ्ट से क्या समझते हो, तो इसको हम बैथोक्रोमिक शिफ्ट को क्या कहते हैं, इसको हम रेड शिफ्ट भी कहते हैं। अब बैथोक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है, आप इसको इस डायग्राम से समझिए। ये हमारा एक ग्राफ है, जो हमारा क्या, लैम्डा मैक्स जो कि हमारी क्या होती है, वेवलेंथ होती है, और ई मैक्स जो इंटेंसिटी होती है एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम की, उसके बीच में आता है। ठीक, तो अगर हमारा कोई भी मान लीजिए पार्टिकल यहाँ पर है, अगर वो इस साइड से अगर उसकी वेवलेंथ बढ़ रही है तो वो हमारा बैथोक्रोमिक शिफ्ट में चला जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, बैथोक्रोमिक शिफ्ट या फिर रेड शिफ्ट कहते हैं। अगर इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है तो वो हमारी हाइपरक्रोमिक शिफ्ट में चला जाता है, अगर इंटेंसिटी घट जाती है तो हाइपोक्रोमिक शिफ्ट में चला जाता है। बट अगर हमारी इसकी वेवलेंथ क्या होती है, घट जाती है, तो वो हमारी कौन सी शिफ्ट में जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो इसकी आप डेफिनेशन कैसे समझ सकते हैं, तो व्हेन द एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम शिफ्टेड टू द लॉन्गर वेवलेंथ, जो हमारा एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम है किसी भी
मॉलिक्यूल का वो हमारे लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ क्या हो जाए, शिफ्ट हो जाए, तो इसी को द मॉलिक्यूल इज सेड टू बी इन बैथोक्रोमिक शिफ्ट में। तो उस मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे कि वो हमारा बैथोक्रोमिक शिफ्ट में शिफ्ट हो गया है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बियर एंड लैम्बर्ट लॉ की, को डिफाइन करना है इसमें। तो बियर और लैम्बर्ट लॉ को डिफाइन करना है, जो हमने पहले भी किया, पर इसमें बियर का अलग आएगा और लैम्बर्ट का अलग आएगा। तो बियर ने क्या कहा था हमारा, अकॉर्डिंग टू दिस रूल एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इनने सीधा सिंपल कह दिया कि भाई हमारा जो एब्जॉर्प्शन होता है किसी भी मॉलिक्यूल का, वो उसकी कंसंट्रेशन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वहीं हमारे सेकंड आया था लैम्बर्ट्स का लॉ, जो होता है अकॉर्डिंग टू दिस रूल एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पाथ लेंथ ऑफ सॉल्यूशन। पाथ लेंथ के क्या होता है हमारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल। तो आपको इसका पहले ही मैंने समझा दिया है, तो वहीं से आप इसे देख लेना। अब आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, बाकी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।